देखिए, सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ होती है ना मंगल होती हैं वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने एक बार फिर से हाजिर हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। और आज हम बात कर रहे हैं यूक्रेन युद्ध की, जिसे रोकने के लिए ट्रंप ने इस वक्त पूरी ताकत लगा रखी है। कल सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की अहम बैठक होने जा रही है। दोनों देशों के बड़े मंत्री और अधिकारी सुलह समझौते पर बात करने जा रहे हैं। मगर यूक्रेन में जहां शांति की उम्मीद दिखाई दे रही है, वहीं मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। क्योंकि देखिए, नेतन्याहू ने ट्रंप की मदद से ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा जता दिया था। और आज आपको दोनों अहम खबरें विस्तार से हम समझाएंगे। इसके अलावा बात होगी मस्क की, जिनकी नियुक्ति के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज बाकायदा हुआ है। तो देखिए, शुरुआत करते हैं ट्रंप से, जिनकी पहल के बाद यूक्रेन में 3 साल से चल रही लड़ाई के खत्म होने के अब आसार कम से कम नजर आ रहे हैं। पुतिन से बातचीत के बाद अब सऊदी अरब में अमेरिका और रूस की बात होने जा रही है। हैरत यह है कि शांति के लिए हो रही इस बातचीत में यूक्रेन नहीं है, यहां तक कि यूरोप भी इसमें शामिल नहीं है। पर यह जो है ट्रंप का स्टाइल है। इस वक्त उनका पूरा फोकस जो है पुतिन पर है। अगर यूक्रेन पर रूस अमेरिका सहमत हो जाते हैं तो जंग खत्म करने के लिए पूरा दबाव ज़ेलेंस्की पर होगा। रिपोर्ट देखिए। ये जंग जिसने यूक्रेन को तबाह कर दिया, ये जंग जिसने रूस को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। यूरोप ही नहीं, इस जंग से पूरी दुनिया प्रभावित हुई। लाखों की जान दो, बेहिसाब बर्बादी हुई, और 3 साल बाद भी जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। ये जंग जो एक समय तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार कर चुकी थी, अब आखिरकार रुक सकती है। बारूद के बादल छट सकते हैं, शहरों में, कस्बों में जलती हुई आग बुझ सकती है। क्योंकि पहली बार सीजफायर के लिए रूस और यूक्रेन बातचीत करने जा रहे हैं। सारी दुनिया की नजर अब सऊदी अरब पर है, जहां अमेरिका की पहल पर और अमेरिका के साथ मिलकर रूस शांति समझौते पर बात करेगा। शांति के लिए हो रही ये बातचीत ट्रंप की बेकरारी का नतीजा है, जो जल्द से जल्द युद्ध रुकवाने का अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहते हैं। Trying to get a peace with Russia, Ukraine, and we're working very hard on it. It's a war that should have never started. चुनाव के दौरान ही ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने का ऐलान किया था, और कुर्सी संभालते ही 100 दिन के अंदर इसे खत्म करने की कोशिश भी शुरू कर दी है। बड़ा टर्न तब आया जब 11 फरवरी को ट्रंप और पुतिन की फोन पर बात हुई। 1.5 घंटे की इस लंबी बातचीत में जंग खत्म करने पर चर्चा हुई। इसके तहत ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां वो रूसी अधिकारियों के साथ सीधी बात करेंगे। इस बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉक और एनएसए माइक वॉल्स भी शामिल होंगे। सब कुछ ठीक रहा तो सऊदी में ट्रंप और पुतिन की भी मुलाकात हो सकती है। I think he wants to stop fighting. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that? And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long time. They've done it before. इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रविवार देर रात संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। जर्मनी में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने के बाद ज़ेलेंस्की अबू धाबी पहुंचे। रूस के डेप्यूटी प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव भी यूएई के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं का एजेंडा क्या है, ये फिलहाल साफ नहीं है, पर संकेत यही है कि यहाँ दोनों नेताओं के बीच कूटनीतिक बातचीत हो सकती है।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि ट्रंप जंग खत्म करने की जल्दबाजी में है और जल्दी से जल्दी यूक्रेन के मामले से निकलना चाहते हैं। इसीलिए उनका पूरा फोकस पुतिन और रूस पर है। ऐसे में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि यूक्रेन की शर्तों को अमेरिका मानेगा या नहीं। बेल्जियम के नेटो मुख्यालय में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने साफ किया कि अमेरिका अब यूक्रेन को पहले की तरह बड़ी आर्थिक और सैन्य सहायता नहीं देगा। उससे बड़ी बात यह है कि ट्रंप यूक्रेन की नाटो में सदस्यता का समर्थन नहीं करते और यूक्रेन के लिए 2014 से पहले की सीमाओं पर लौटना अब असंभव है। अमेरिका आगे रूस के साथ किसी भी शांति समझौते के लिए यूक्रेन में सैनिक नहीं भेजेगा। यानी कि ट्रंप जंग में यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे और न ही नेटो की सदस्यता देकर उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। इसके बाद जेलेंस्की के सामने रूस से समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। जेलेंस्की को इस बात की चिंता भी है कि एक दशक पहले रूस ने उसके जिन इलाकों पर कब्जा किया था वो तो नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा न हो कि मौजूदा जंग में जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो भी उसके हाथ से निकल जाए। ऐसा वैसे हो भी सकता है और इसीलिए जेलेंस्की ने बातचीत से पहले अपने तेवर दिखा दिए। We'll never accept deals made behind our backs without our involvement. This is why we cannot just agree to a ceasefire without real security guarantees, without pressure on Russia, without a system to keep Russia in check. ट्रंप ने शांति के लिए जब से कोशिशें शुरू की हैं, जेलेंस्की को बिल्कुल भाव नहीं दिया है। मैसेज साफ है कि रूस और अमेरिका जिन शर्तों पर रजामंद होंगे वो यूक्रेन को भी माननी होगी, जबकि जेलेंस्की शांति के एवज में अपनी जमीन चाहते हैं। रूस ने 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था और 2022 से उसने डोनेट्स्क, खैरसन, लुगांस्क और ज़पोरिजिया पर कब्जा कर रखा है। जंग के दौरान यूक्रेन ने भी अगस्त 2024 में रूस के कुर्स्क पर हमला करके लगभग 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया। हालांकि रूस ने पलटवार किया और खोई हुई लगभग आधी जमीन हासिल कर ली। जेलेंस्की कब्जा की गई जमीन पर रूस से डील करना चाहते हैं, पर लगता नहीं है कि ट्रंप जेलेंस्की की शर्तों को ज्यादा तवज्जो देंगे और इसीलिए जेलेंस्की ने बढ़कर जर्मनी में यहां तक कह दिया कि यूरोप की अपनी सेना होनी चाहिए। Many leaders have talked about Europe that needs its own military, an army of Europe. And I really believe that time has come. The armed forces of Europe must be created. Without Ukraine's army, Europe's armies will not be enough to stop Russia. It's reality for today. पुतिन यूक्रेन के इलाके को वापस करते हैं या नहीं? भविष्य में सुरक्षा को लेकर जेलेंस्की की जो चिंताएं हैं उसे ट्रंप सुनते हैं या नहीं, ये अभी साफ नहीं है। मगर ट्रंप का आत्मविश्वास देखकर लगता है कि चाहे जो भी करना पड़े मगर वो जंग खत्म करवा के ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, खबर है कि रूस और अमेरिका के बीच कल सऊदी अरब में हाई लेवल मीटिंग हो सकती है, जिसमें 2 रूस के विदेश मंत्री और पुतिन के विदेश नीति सलाहकार शामिल होंगे। अमेरिका की तरफ से भी विदेश मंत्री और एनएसए के साथ विशेष दूत यानी स्टीव विटकॉफ होंगे। बातचीत के लिए सऊदी अरब को इसलिए चुना गया है क्योंकि ये एक तटस्थ देश है जिसके रूस से अच्छे खासे रिश्ते हैं, जबकि इस वक्त यूरोप के तमाम देशों से रूस के रिश्ते ठीक नहीं हैं। यहीं पर पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो सकती है। 2023 में आईसीसी ने पुतिन को युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार मानते हुए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। सऊदी अरब आईसीसी का सिग्नेटरी नहीं है, इसलिए पुतिन बिना गिरफ्तारी के डर से सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। तो देखिए, एक तरफ यूक्रेन युद्ध के खत्म होने के आसार हैं, यानी यूरोप में शांति हो सकती है, मगर दूसरी तरफ आशंका है कि मध्य पूर्व में तनातनी बढ़ सकती है क्योंकि इजराइल का इरादा ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने का है। अगर ऐसा हो जाता है तो एशिया में युद्ध फिर से दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट देखिए।
जंग जो गाजा में चल रही थी, जंग जो लेबनान में चल रही थी, लड़ाई जो इजराइल की हमास और हिजबुल्लाह से थी, फिलहाल थम गई है। मगर क्या यह शांति एक बड़े तूफान की आहट है? मिडिल ईस्ट में 2 मोर्चों पर जंग खत्म हुई तो लग रहा था कि इजराइल का मकसद पूरा हुआ, मगर ऐसा है नहीं। संकेत है कि नेतन्याहू अब अपने सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। Principal problem, and that problem is the source of all these attacks against us, all this aggression against us, and that source is one country, it's Iran. नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ कदम उठाने की ख्वाहिश जता दी और ये बात कब अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो की मौजूदगी में कही। ईरान को धमकाते हुए साफ लफ्जों में कहा कि गाजा में जंग शुरू होने के बाद से पिछले 16 महीनों में इजराइल ने ईरान को एक बड़ा झटका दिया है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से हम ये काम पूरा कर सकते हैं और करेंगे। यानी नेतन्याहू बता रहे हैं कि जिस हमास और हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन था, उन्हें इजराइल घुटनों पर ले आया। अब बारी ईरान की है और इस काम में उन्हें ट्रंप का साथ मिल सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच 36 के आंकड़े हैं। जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, ये तनातनी और बढ़ गई है। गाजा जंग के दौरान जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, तभी आशंका थी कि इजराइल जबरदस्त पलटवार करेगा, पर बाइडेन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया। पर ट्रंप के आक्रामक रुख को देखते हुए नेतन्याहू को लगता है कि उन्हें ईरान पर हमले की छूट मिल जाएगी। वो अभी से ईरान के परमाणु हथियारों को लेकर माहौल बना रहे हैं। That Iran poses is that this decrepit regime would achieve nuclear weapons. And we are committed, as President Trump has said many times, and as Secretary Rubio said today, we are committed that Iran never gets nuclear weapons. That is a common goal. अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले से ही अमेरिकी सरकार से आशंका जता चुकी हैं कि इजराइल ईरान पर भारी हमला कर सकता है। खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि इजराइल अभी भी ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को सत्ता से हटाना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के आखिर तक ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े ठिकानों पर इजराइल के हमले की आशंका जताई गई है। हालांकि इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है, मगर नेतन्याहू संकेत दे रहे हैं कि वो इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते अमेरिका उनका साथ दे। इजराइल गए अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने सिर्फ ईरान पर निशाना नहीं साधा और उनके बयान में ईरान के लिए सीधी चेतावनी थी। रूबियो ने कहा कि ये ध्यान देने वाली बात है कि चाहे हम हमास की बात करें या हिजबुल्लाह की, वेस्ट बैंक में हिंसा की बात करें या सीरिया में अस्थिरता की या इराक में मिलिशिया की, इन सब के पीछे ईरान ही है। रूबियो और नेतन्याहू दोनों ने ईरान से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वो मिडिल ईस्ट में अपने आक्रामक रुख को बदले। दोनों नेताओं ने मैसेज दिया कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए इजराइल और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यकीनन ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद तस्वीर बदली है। संकेत है कि इजराइल अगर मिडिल ईस्ट में सख्त कदम उठाता है तो उसे अमेरिका पूरी तरह समर्थन देगा। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के 5 दिन बाद ही इजराइल को 2000 पाउंड वाले भारी बमों की सप्लाई पर लगी रोक हटा ली थी, जिसे बाइडेन ने इसलिए रोका था कि इजराइल गाजा के रफा शहर पर फुल स्केल अटैक न कर सके। पर ट्रंप की सहमति है, खुलकर समर्थन है, बल्कि गाजा के हमले में इजराइल को एक तरह से फ्री हैंड है। I told Bibi, you do whatever you want because my statement was they got to come back now. The reason I made that statement because they said they weren't going to deliver. They were not going to deliver the people that they said they were going to deliver, that they agreed to deliver. And they did agree to do that, but they broke that agreement. When I made the statement, they delivered everybody plus an American. Now the good news is they look like they're in pretty good shape because the people from the week before didn't look like they were in good shape. They looked like Holocaust survivors, frankly. Horrible. Whatever happened to them was horrible. But that'll be up to Israel what the next step is in consultation with me. ट्रंप का प्लान है कि गाजा के लोगों को दूसरे देशों मसलन जॉर्डन और मिस्र में बसा दिया जाए
हैरत की बात नहीं कि नेतन्याहू इस प्लान को परफेक्ट मानते हैं। President Trump has presented a bold new vision and the only plan that I think can work to enable a different future for the people of Gaza, for the people of Israel, for the surrounding areas. गाजा की तस्वीर बदलने के प्लान से मिडिल ईस्ट के देशों में तनाव है। इसी तरह अगर इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो तय है कि एक बार फिर जंग के बादल घिरेंगे। शांति की दलील देने वाले ट्रंप फिर क्या करेंगे, ये लाख टके का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। शुभ मंगल। सावधान में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।